नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल पेरे के लिए हम लोग आपके लिए 75 दिन 75 टेस्ट का चैलेंज लेकर आए हैं। दोस्तों, डेली मैं आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लेके आता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए। ऑरेंज कलर का लोगो है, वही ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर आप क्विज सेक्शन में जाकर ये सारे टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है और भी बहुत सारे मटेरियल आपको वहाँ मिलेंगे। दोस्तों, आज हम लेंगे सामान्य विज्ञान का एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर या परिपथ के अंदर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं तो उसके लिए आप एक अमीटर जोड़ सकते हैं। अमीटर क्या करता है? परिपथ के अंदर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, समझे। जबकि देखिए, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए काम आता है। हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता नापने के लिए काम आता है। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करिए। नाभिकीय विखंडन यानी कि फिशन। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन कब होता है? जब एक भारी नाभिक पर हल्की गति से, कम गति से आने वाले न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तब वो बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जैसे हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 पर जब हल्के गति से मूव करने वाले न्यूट्रॉन आकर टकराते हैं तो यूरेनियम 235 अपने दो छोटे नाभिकों बेरिलियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें सही होगा उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और निम्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का एक साथ आना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति है उन्हें अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। देखिए, हमारे कानों को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है वो सुनने मतलब श्रवण होती है, सुन सकते हैं हम। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है वो मानव नहीं सुन पाता है और इसे ही आप कह सकते हैं अश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे भी हमारे कान के पर्दे सहन नहीं कर सकते, उसे पराश्रव्य तरंगी कहा जाता है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मापी या आर्द्रता मापी? दोस्तों, आर्द्रता मापी का ही नाम है हाइग्रोमीटर। और कभी भी आर्द्रता शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कौन करेगा? हाइग्रोमीटर करेगा, है ना। हाइड्रोमीटर नहीं करता है। हाइड्रोमीटर तो डेंसिटी नापता है ना, डेंसिटी। तो ये नापता है आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। परिपथ में विद्युत धारा को मापा जा सकता है। अभी हमारी बात हुई थी, किसी परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए हमारे पास कौन सा मीटर होता है? एमीटर होता है। वोल्ट मीटर जो है वो परिपथ में विभव को नापता है, वोल्टेज को। उसे वोल्ट मीटर, विभव मीटर आप दोनों कह सकते हैं। विद्युत विभवांतर, देखिए विद्युत विभवांतर को ही हम कहते हैं वोल्टेज। विद्युत विभवांतर को क्या कहते हैं? वोल्टेज। किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च की गई ऊर्जा या किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विभव का जो मात्रक है हमारे पास वो क्या है? वोल्ट है। विभव का या विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, भूकंप नापा तो जाता है रिक्टर के द्वारा, है ना। रिक्टर तो पैमाना है, भूकंप का मापन करता है। पर ये कंपन मापने के लिए हमारे पास होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक बड़ी सी निडल होती है, उसको हम जमीन में दबाते हैं, वो कंपनों को महसूस करती है ना। और ऊपर होती है एक ग्राफ होता है रिक्टर स्केल, उसके ऊपर ऐसा ग्राफ बनता है। तो रिक्टर स्केल भूकंप का मापन करता है, परंतु जो कंपन है उनका मापन कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बल है दोस्तों जो पृथ्वी की गहराई में पैदा होते हैं। जैसे कि आप देखिए, पर्वतों का निर्माण। पृथ्वी के गर्भ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनसे पर्वतों का निर्माण होता है। जबकि आप देखिए, समुद्र की लहरें, हिमनद और पवन, ये सब भूपर्पट्टी के ऊपर हवाओं का चलना या और दूसरी चीज़ों से ये घटनाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? ऊर्जा जूल, आवृत्ति हर्ट्ज, दाब न्यूटन। नहीं, देखिए दाब यानी कि प्रेशर, दाब का मात्रक जो है वो
न्यूटन नहीं है। न्यूटन तो बल का मात्रक है, जबकि दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और न्यूटन किसका मात्रक है दोस्तों? न्यूटन बल का मात्रक है। तो सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। बाकी शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट ही है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शक्ति और ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य स्वरूप। देखिए दोस्तों, इसने यहां लिख दिया है आधुनिक सभ्यता में प्रगति। देखिए, कोयला, तेल और जीवाश्म ईंधन ये हम बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं, बट आधुनिक समय में जो हमें ऊर्जा समझ में आती है, जिसके बिना हमारा दिन निकल ही नहीं सकता, वो है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। अब उसको बनाने के लिए हमने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, बट वर्तमान समय में आधुनिक समाज की प्रगति वहीं होती है जब आपको 24 घंटे बिजली मिले। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा वर्ग के और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? ये कह रहा है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के अनुपाती होती है। तो दोस्तों, ये है कूलाम का नियम, है ना? कूलाम का नियम क्या कहता है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ईस्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनते हैं। देखिए, जब कभी भी आप किसी भी दही वगैरह में, या इसको कहते हैं ना, वो ईस्टीकरण कहते हैं, ईस्ट डालते हैं उसको, किण्वन की प्रक्रिया कभी भी होगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। किण्वन की प्रक्रिया से हमेशा क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आवर्त सारणी में 17वें समूह में टोटल 18 समूह होते हैं हमारे पास। 17वां समूह जो है दोस्तों, वो हैलोजन का है। हैलोजन वो परमाणु है जिनके आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, अर्थात 7 है वहां पर। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें का जोड़ या निष्कासन हो जाए तो अपचयन कहलाता है। अपचयन, अगर कहीं पर आकर हाइड्रोजन जुड़ गई है और ऑक्सीजन निकल गई है, तो ये ये अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन है। नेक्स्ट देखिए, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? दोस्तों, आप अगर वनस्पति तेल जो है, तेल जो निकालते हैं, है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन को प्रवाहित करवाएंगे तो उसके अंदर असंतृप्त वसा वो संतृप्त हो जाती है ना। जैसे तेल वगैरह में आप हाइड्रोजन का प्रवाह कराते हो तो उससे वो डालडा घी बनता है ना, तो इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों, रूम टेम्परेचर से नीचे अगर CO2 को दबाया जाए, प्रेशराइज किया जाए, तो वो एकदम सॉलिड बन जाती है। और इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि एकदम सफ़ेद होता है और इससे लगातार क्या होता है? धुआं निकलता रहता है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। ऐसे तत्व की पहचान करिए जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। देखिए, तीसरा आवर्त जो है उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसका मतलब है कि इसमें ब्रोमीन नहीं आता है। बेसिकली इसमें तीसरा आवर्त ऐसे है ना, जो शुरू होता है सोडियम से और ख़त्म होता है कैल्शियम पे, है ना। 11 से लेके 20 तक के आते हैं इसमें, उसमें ब्रोमीन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूम्स एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? देखिए, मृदा के अंदर जो जैविक तत्व पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां या जानवरों द्वारा निष्कासित किया गया मलमूत्र या फिर उससे बनने वाली चीज़ें जैसे गोबर वगैरह हो गया, है ना, ये सब चीज़ें मृदा के अंदर जब घुल जाती हैं तो इसे ह्यूम्स या जैविक पदार्थ कहा जाता है। और ये प्रक्रिया जिससे ये बनते हैं इसे ह्यूमसी भवन कहा जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, अगर इसमें होता है एन, ईन और आइन, है ना। देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वो एन है, कार्बन कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड है तो ईन है, और कार्बन कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड है तो वो आइन है। अब जहाँ एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बन गया, बाकी बॉन्ड किसके साथ बनते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो इनके फॉर्मूले बनते हैं C2N H2N+2, ये होता है एन का फॉर्मूला।
C2NH2n ये होता है इन का, और C2NH2n-2 ये किसका होता है? आइन का। अब देखिए प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, है ना, तो n की जगह कार्बन रख दूं मैं, तो 3 दूनी 6, H2n 3-2, तो सॉरी ये होता है CN ही होता है ना, C2n लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा। इसमें CN ही होता है ये, तभी तो 3 आएगा ना, CN, CN और CN। तो CnH2n-2, तो CN तो हो गया इसमें कितना, C हो गया 3, 2n हो गया 3 दूनी 6, -2 4, तो C3H4 क्या हो जाएगा? C3H4। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, है ना भाई। एन है तो उसमें फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन से, कार्बन की संख्या है। अब प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो एन की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। लेंथेनाइट्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? दोस्तों 2 श्रृंखलाएं अलग से आती है इसमें पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स में दोस्तों टोटल कितने? 15 तत्व हैं। तो दोस्तों ये हमारा था आज का पेपर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए साइंस के। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे और टेस्ट के लिए आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट अभी अटेम्प्ट करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।